हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? लोकतांत्रिक केंद्रीकरण या फिर केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो पंचायती राज है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो सर्वप्रथम जो लोकतंत्र जो पंचायती राज व्यवस्था है वो कब कब अपनाई गई थी और दोस्तों कहाँ से अपनाई गई थी? तो सबसे पहले ये पंचायती राज जो राज व्यवस्था है वो दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से, दोस्तों आपको याद रखना है, राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 को अपनाई गई थी। ये भी आपको याद रखना है, 1959 में अपनाई गई थी। जो पंचायती राज व्यवस्था वो दोस्तों लोकतंत्र विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? रामानंद, रामानुजाचार्य, नानक या फिर कबीर? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है वो दोस्तों रामानुजाचार्य को माना जाता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। लास्ट में अपना स्कोर है वो सेंड करना है कि इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो यहाँ पर हमारा भक्ति आंदोलन के जो प्रवर्तक है वो रामानुजाचार्य है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत का प्रथम उपग्रह कब छोड़ा गया? 1983, 1982, 1975 या फिर 1979? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, भारत का जो प्रथम उपग्रह छोड़ा गया था वो दोस्तों 1975 में छोड़ा गया था। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों पहला उपग्रह था जिसका नाम था आर्यभट्ट। ये भी आपको याद रखना है, आर्यभट्ट था दोस्तों। और ये सबसे पहले छोड़ा गया था वो 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है, 19 अप्रैल 1975 में छोड़ा गया था। और दोस्तों दूसरा जो उपग्रह छोड़ा गया था उसका नाम था भास्कर फर्स्ट। दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, भास्कर फर्स्ट जिसका नाम था वो दोस्तों 7 जून 1979 में छोड़ा गया था। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये इसरो द्वारा छोड़े गए थे। ये भी आपको याद रखना, इसरो द्वारा ये छोड़े गए थे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? 2, 3, 1 या फिर 4? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में दोस्तों 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया गया था। जो जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो देश में राष्ट्रीय आपात सबसे पहला है वो देश में राष्ट्रीय आपात के लिए प्रावधान है। जो इस चीज़ का दोस्तों वर्णन है वो अनुच्छेद 352 में हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, अनुच्छेद 352 में पहला जो राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रीय आपातकाल देश में, उसका प्रावधान है। और दोस्तों दूसरा वाला है उसका नाम है राष्ट्रपति शासन। दोस्तों दूसरा है राष्ट्रपति शासन, ये भी आपको याद रखना है, जिसका वर्णन है वो अनुच्छेद 356 में है। ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो तीसरा है वो है वित्तीय आपात। देश में वित्तीय आपात है, वो भी आपातकाल प्रावधान है तीसरे नंबर का। ये भी आपको याद रखना है, जिसका जो वर्णन है अनुच्छेद 360 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। पहला है वो देश में राष्ट्रीय आपात, दोस्तों दूसरा है राष्ट्रपति शासन और तीसरा है वित्तीय आपात। ये तीनों आपको याद रखना है। पहले जो राष्ट्रीय आपात है उसका वर्णन 352 में किया गया है अनुच्छेद में। और दोस्तों दूसरा जो राष्ट्रपति शासन है उसका वर्णन है अनुच्छेद 356 में किया गया है। और दोस्तों तीसरा जो वित्तीय आपात है उसका वर्णन है वो अनुच्छेद 360 में किया गया है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पके हुए अंगूरों में होता है फ्रक्टोस, सुक्रोस, गैलेक्टोस या फिर ग्लूकोस? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पके हुए अंगूरों में होता है, दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, पके हुए अंगूरों में होता है वो ग्लूकोज होता है। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जो मैक्सिमम जो फलों में होता है वो फ्रक्टोस होता है, पर यहाँ पर पके हुए अंगूर है, ये आपको याद रखना है। इसी वजह से यहाँ पर दिया गया है पके हुए अंगूरों में। दोस्तों पके हुए अंगूरों में ग्लूकोज होता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। और मैक्सिमम दोस्तों फ्रक्टोस होता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, गन्ने में जो होता है वो दोस्तों सुक्रोज होता है। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। गन्ने में होता है वो सुक्रोज होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं किस में बनती हैं? यकृत, अस्थिमज्जा, वक्र या फिर हृदय? दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है।
लाल रक्त कणिकाएं वो किस में बनती हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं, लाल रक्त कणिकाएं वो दोस्तों अस्थि मज्जा में बनती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वयस्क जो पुरुष होते हैं उनकी जो हड्डियां होती हैं, बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उनके बीच में जो अस्थि मज्जा होता है उसमें जो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। चोल शासकों की भाषा क्या थी? संस्कृत, कन्नड़, तमिल या फिर तेलुगु? दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन हमने आज इस वीडियो में लिए हैं। चोल शासकों की जो भाषा थी वो क्या थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो संस्कृत थी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों चलिए मैं आपको बता दूं, जो चोल शासकों का जो शासन रहा था वो दोस्तों 300 ईसा पूर्व से 1289 ईसा पूर्व तक रखा था। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। 300 ईसा पूर्व से दोस्तों 1289 ईसा पूर्व तक चोल शासकों का जो शासक रहा था, इनकी जो राजभाषा थी दोस्तों, भाषा थी वो संस्कृत थी। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन ए है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या टेनिस? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। रंगास्वामी कप है वो किस खेल से संबंधित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, रंगास्वामी कप है वो दोस्तों हॉकी से संबंधित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी वो 1928 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। जो सबसे पहली बार दिया गया था वो दोस्तों यूनाइटेड प्रोविंसेस को दिया था, ये भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड प्रोविंसेस। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपके एग्जाम में पूछा गया सबसे ज्यादा बार रंगा कप, जो रंगास्वामी विश्व कप जो कप है, रंगास्वामी कप है वो सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? दोस्तों भारतीय रेलवे की जो टीम है उसने सबसे ज्यादा बार जीता है दोस्तों, 21 बार ये भारतीय रेलवे की टीम ने जीता है रंगास्वामी कप, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, इल्तुतमिश, खान बहादुर खान या बलबन? दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जो दोस्तों अंतिम मुगल शासक था वो बहादुर शाह जफर था, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों और आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, पहला जो मुगल शासक था दोस्तों उसका नाम था बाबर, ये भी आपको याद रखना है। और जो दोस्तों मुगल काल था वो 1526 से 1857 तक रहा था दोस्तों, जो अंग्रेजों से पहले था। जो अंग्रेज आए थे उनसे पहले का जो शासन काल था दोस्तों, मुगल शासन काल था 1526 से लेकर 1857 तक का, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर है? गंगा, कावेरी, सतलज या फिर नर्मदा? और दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। भाखड़ा नाकल बांध है वो किस नदी पर स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो भाखड़ा नाकल बांध है वो सतलज नदी पर स्थित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों इसका निर्माण है वो 1946 से लेकर 1963 तक है, वो पूरा हुआ था। 1946 से लेकर 1963 तक इसका जो कार्य है वो पूरा हुआ था। और दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। भाखड़ा नाकल बांध है वो किस राज्य में स्थित है? वो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और सतलज नदी पर स्थित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, नींबू और संतरे में पाया जाता है वो दोस्तों विटामिन सी पाया जाता है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? दोस्तों उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ये आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी का रासायनिक नाम। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सेवा की? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड इरविन या लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड कनिंग? और दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। किस गवर्नर जनरल या फिर वायसराय ने भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा की? तो आपको इसका आंसर आप पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों सबसे लंबे समय तक जो सेवा की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, जो भारत में रहा था वायसराय के रूप में। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल था वो 1848 से लेकर 1856 तक रहा था, ये भी आपको याद रखना है। 1848 से लेकर 1856 तक इसका कार्यकाल रहा था लॉर्ड डलहौजी का, ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन।
वरुण को सूर्य की परिक्रमा करते समय कितने वर्ष लगते हैं? 150 वर्ष, 180 वर्ष, 90 वर्ष या 165 वर्ष? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वरुण को सूर्य की परिक्रमा करते समय कितने वर्ष लगते हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं, वरुण को सूर्य की परिक्रमा करते समय 165 वर्ष लगते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों वरुण यानी कि नेपट्यून को सूर्य की परिक्रमा करते समय 165 वर्ष लगते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया किस देश में स्थित है? सूडान, लीबिया, कांगो या नाइजीरिया? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीरिया किस देश में स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो लीबिया में स्थित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 13 सितंबर 1922 से लेकर दोस्तों 2012 तक ये अल्जीरिया में था, जो लीबिया में स्थित है। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए वर्तमान में, दोस्तों वर्तमान है वो कैलिफोर्निया में स्थित है। दोस्तों कैलिफोर्निया में है वर्तमान में, जो सबसे गर्म स्थान है उसका नाम है डेथ वैली। कैलिफोर्निया के डेथ वैली में स्थित है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में पूछा जाए दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में कैलिफोर्निया का डेथ वैली नहीं दे रखा तो आप अल्जीरिया यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अल्जीरिया जो लीबिया में स्थित है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मनुष्य की त्वचा के पास कितनी परतें होती हैं? 2, 3, 1 या फिर 5? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मनुष्य की त्वचा के पास कितनी परतें होती हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, मनुष्य की त्वचा के पास 3 परतें होती हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहली होती है एपिडर्मिस, दूसरी होती है डर्मिस और दोस्तों तीसरी होती है हाइपोडर्मिस। ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस प्राणी के पेट में दांत होते हैं? मच्छर, ऑक्टोपस, केकड़े या फिर समुद्री घोड़ा? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से किस प्राणी के पेट में दांत होते हैं? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, केकड़े के पेट में दांत होते हैं, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्टोपस का जो ब्लड का रंग है वो कैसा होता है? दोस्तों वो नीला होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। मुगल वंश की आधिकारिक भाषा क्या थी? फारसी, अरबी, तुर्की या हिंदी? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मुगल वंश की जो आधिकारिक भाषा थी वो क्या थी? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुगल वंश की आधिकारिक भाषा थी वो फारसी थी, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना किसने रखा? शेर शाह सूरी, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या उदयन? दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना किसने रखा? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना रखा था वो शेर शाह सूरी ने रखा था, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है पाटलिपुत्र शहर है वो किसने बसाया था? वो दोस्तों उदयन ने बसाया था, ये भी आपको याद रखना है। उदयन ने पाटलिपुत्र शहर बसाया था दोस्तों। इस पाटलिपुत्र शहर का नाम बदलकर पटना शेर शाह सूरी ने रखा था, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, दिल्ली या आगरा? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा हवाई अड्डों से रिलेटेड, और दोस्तों रेलवे स्टेशन के जिन तीनों के नाम चेंज हुए हैं उन सभी की वीडियो आपको एक बार देख लेनी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा वो किस शहर में स्थित है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा है वो दोस्तों आगरा शहर में स्थित है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आगरा हवाई अड्डे का नाम बदलकर दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय हवाई अड्डा कर दिया गया, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। कार्बन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु या फिर डी नन ऑफ दिस? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। कार्बन क्या है? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कार्बन है वो अधातु है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है कार्बन एक अधातु है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन, मैगिनोट,
या रेड क्लिफ या सर क्रीक? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? तो चलिए मैं आपको बता दूं, भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों भारत और चीन के बीच में पूछा जाता है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, श्री राजगोपालचारी, कृष्णा स्वामी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्न में से कौन है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों जो प्रारूप समिति है उसका गठन हुआ था 1947 में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर की कार्यकाल की अवधि होती है 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की कार्यकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों वो 3 वर्ष होती है, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों वर्तमान में हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है उनका नाम है शक्तिकांत दास, ये भी आपको याद रखना है, शक्तिकांत दास। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो चलिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, बुलंद दरवाजा है वो अकबर ने बनवाया था, जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और दोस्तों ये कहाँ पर बनवाया था आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आगरा शहर के पास में फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। और दोस्तों इसे 1602 में अकबर ने बनवाया था, ये भी आपको याद रखना है, 1602 में बनवाया था। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और दोस्तों आपको बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों एग्जाम से पहले आपके 200 प्लस क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहली बार अध्यक्ष कब बने? 1929, 1927, 1921 या 1932? अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया रिपीटेड क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने? तो चलिए मैं आपको बता दूं, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहली बार अध्यक्ष बने थे वो दोस्तों 1929 में बने थे। जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें 1929 में, ये भी आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाए लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। दोस्तों वो 1929 में हुआ था। वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष चुना गया था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करते हैं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है इनमें से कितने क्वेश्चन का आप लोगों ने सही जवाब दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।